सभी को नमस्कार। आज मैं जो सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ वो है लीव एनकेजमेंट। पहली बार लीव एनकेजमेंट का प्रोविजन रेलवे बोर्ड ने या भारत सरकार ने सिक्स पे कमीशन है, एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ किया था सिक्स पे कमीशन के बाद पे, जो कि रेलवे में भी लागू हुआ था। लीव एनकेजमेंट देखने में सुनने में लगता है सिंपल है, 10 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन जैसा कि मैं बता दूं आपको कि रेलवे में जितने भी नियम है, चाहे रेलवे सेंटर, उसके हर नियम की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन हमको जान ले तो हमको अच्छा रहेगा, क्लेम करने में भी, पेमेंट करने में भी, डील करने में भी, और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि लीव एनकेजमेंट के कनेक्शन में जितने भी रेलवे बोर्ड की पॉलिसीज हैं मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है। एलटीसी के कनेक्शन में जो है, एलटीसी के कनेक्शन में भी हालांकि कल ने उससे बोला वीडियो बनाने का, तो मैं एलटीसी के कनेक्शन में जो रेलवे बोर्ड का लेटर है वो उसको मैंने शामिल नहीं किया है। वो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट हो जाता है और काफी फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहले रेलवे बोर्ड का जो लेटर निकला था 161/2008 निकला था आरबी में, जिसमें जो प्रोविजन से ये कहा गया था कि द गवर्नमेंट हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्स सेंट्रल पे कमीशन टू अलाउ द रेलवे सर्वेंट टू अवेल themselves of encashment of leave on average pay up to 10 days at the time of availing passes for maximum 60 days in the entire career, subject to the condition that successive encashment cannot be made before minimum period of 2 years has elapsed। तो इसमें जो कहा गया था कि भारत सरकार ने जो है छठे पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया, और कर्मचारी जो है वो एट ए टाइम एक बार में 10 दिन की छुट्टी को एनकेज कर सकता है। साथ में इसको पास लेने की कंडीशन थी, बाद में पीटीओ भी अलाउ किया, हम आगे सर्कुलर देखेंगे। पास या पीटीओ लेने के पर आपको लेना पड़ेगा जो कंडीशन है, और आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी इक्वल। शुरू में इक्वल नंबर की छुट्टी लेने पर जोर दिया था, बाद में कहा था कोई भी एटलीस्ट एक छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो 2 साल का पीरियड रखा था कि एक बार लेने के बाद अगला जो आपका एनकेज कर पाएंगे वो 2 साल के बाद आएंगे। इसमें बाद में कुछ चेंजेस आए थे। इसके ऊपर भी रेलवे बोर्ड ने इसका आईआरयू में अमेंड किया। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा लीव एनकेजमेंट का पैरा है, ये 540A में ऐड किया है, जो हमारा लीव रूल चैप्टर 5 है, जिसमें काफी सारी जितनी भी लीव हमको मिलती है रेलवे कर्मचारी को, वो चैप्टर 5 यहाँ आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 लीव रूल्स, एडवांस करेक्शन स्लिप 107 उसमें डाला हुआ है, और ये 5A डाला है, 540 के नीचे 540A डाला हुआ है। इसमें क्या क्या बात है कि बता देता हूँ मैं आपको। एनकेजमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे अलोंग विद रेलवे पासेस वाइल इन सर्विस, सेवा के दौरान रेलवे पास का इस्तेमाल करते हुए छुट्टी का जो है एनकेजमेंट है। रेलवे सर्वेंट shall be permitted to encase leave on average पे up to 10 days at the time of availing passes while in service subject to condition। 10 दिन की छुट्टी को एनकेज करा सकता है। कंडीशन है कि लीव ऑन एवरेज पे एटलीस्ट एन इक्वलेंट ड्यूरेशन इज अवेल्ड। इक्वलेंट ड्यूरेशन को बाद में हटा दिया, तो अभी हम इसमें बात नहीं करेंगे। इसमें जो कंडीशन, पहली कंडीशन आएगी, बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ लीव ऑन average pay should be available to his credit after taking into account the period of engagement as well as his leave off। मतलब कि जो छुट्टी आप 10 दिन ले रहे हैं प्लस जितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं, उनको माइनस करने के बाद आपकी जो छुट्टी खाता जो है, लीव अकाउंट है, उसमें मिनिमम 30 दिन होने चाहिए लीव एनकेजमेंट लेने के, 10 दिन की एलएपी लेने के बाद, और साथ में अगर आपने एलएपी लिया उसको भी माइनस कीजिएगा, और सी लिया तो फिर इशू नहीं आएगा। तो छुट्टी अवेल करने के बाद, एनकेजमेंट लेने के बाद आपके खाते में मिनिमम 30 दिन छुट्टी होना चाहिए। और साथ में लिखा हुआ है कि पूरे कैरियर में आपका लाइफ टाइम जो कैरियर है सेवा के दौरान मैक्सिमम 60 डेज लीव आप अवेल कर सकते हैं। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी बार छुट्टी अवेल कर सकते हैं। मैंने देखा और कई बार आंसर में 6 बार आता है, तो इससे मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि आपको हर बार 10 लेना। मैक्सिमम आप 10 डेज लीव एनकेजमेंट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो ये बात अगर पूछा जाए कितनी बार लिखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको ये पूछा जाना चाहिए कि मैक्सिमम कितनी लीव एनकेजमेंट आपको एंटायर सर्विस में मिलेगी, तो वो है 60 डेज। हालांकि कोई भी आदमी लीव एनकेजमेंट लेगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 10 डेज ही लेगा, कम क्यों लेगा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ बस यही है कि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितनी बार लिखते हैं, ऐसी कहीं पॉलिसी में मैंने पढ़ा नहीं। आज हम पॉलिसी में बात कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि The successive engagement cannot be made before a minimum period of 2 years है। 2 साल के बाद ही दूसरा मिलेगा, जिसको बाद में चेंज कर दिया नियम, वो हम बता देते हैं। इसमें ब्लॉक बना दिया है। ब्लॉक क्या होगा हम आगे बात करेंगे। कैलकुलेशन का जो तरीका है, जो अभी आदमी का जो बेसिक पे होगा, वो बेसिक पे का
उसमें 30 से डिवाइड करना है। बेसिक प्लस प्लस डीएनएस अलाउंस यानी डीए भी जोड़ेंगे, यानी किसी का मान लीजिए आज की तारीख में 1 लाख बेसिक है प्लस उसमें 50,000 50% डीए चल रहा है, 1 लाख प्लस 50,000 यानी 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 30, 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आपका पे हो जाएगा। उसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने दिन के, अगर 5 दिन रहता 5 दिन, जनरली हम 10 दिन ही लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका लीव एनकेशमेंट आ जाएगा बेसिक प्लस। इसमें कहा गया है नो हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शैल बी पेएबल। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मली हमको ट्रांसपोर्टेशन एचआरए मिलता है उसको ऐड नहीं करना है। कई लोग ये गलतफहमी भी है कि जिस महीने हम लीव एनकेशमेंट लेते हैं उस महीने में आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका करंट महीने के जो आपके अलाउंसेस का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो आपका कैलकुलेशन होता है, जो 10 दिन की छुट्टी का आपका जो अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट में क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या आपको काउंट करना है, तो उसमें आपका सिर्फ बेसिक प्लस डीए ही मिलेगा। बाद में शायद एनपीए का जोड़ने की बात की और रनिंग अलाउंस को मैं 30% भी पे लिमिट जोड़ने की बात की, और हम बात करेंगे। फिलहाल एक नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय के लिए सिर्फ बेसिक प्लस डीए जुड़ेगा और उसको डिवाइड करेंगे 30 से, पूरे महीने का जो भी आपका बेसिक प्लस डीए होगा 30 से डिवाइड करने पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पांचवा पॉइंट कहा गया है कि द पीरियड ऑफ लीव एनकेश शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्वांटम ऑफ लीव एनकेशेबल अंडर रूल 550। 550 जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो एनकेशमेंट होता है, मैं एक बात कहना स्टार्टिंग में भूल गया, मैं बता दूं, लीव एनकेशमेंट जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं रेलवे एम्प्लॉय के लिए। एक तो होता है वायलेंस सर्विस होता है ड्यूरिंग लीव, जो कि 6 पे कमीशन के बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। और एक होता है आफ्टर रिटायरमेंट, जो आपकी मैक्सिमम 30 दिन है। तो शुरू से रिटायरमेंट के बाद का लीव एनकेशमेंट चल रहा था, 6 पे कमीशन में पहली बार वायलेंस सर्विस इंट्रोड्यूस किया। तो इसके एक्चुअली में दो पार्ट बनेंगे। एक अभी मैं बना रहा हूँ आपका जो वायलेंस सर्विस का, एक लीव एनकेशमेंट में दूसरा पार्ट पे बनाऊंगा जो रिटायरमेंट के बाद जो लीव एनकेशमेंट का रूल है वो कितने दिन मिलता है, और वो आदमी की डेथ के बाद क्या प्रायोरिटीज होती है, किस चीज को मिलेगा। उसमें नॉमिनेशन नहीं होता है, एक ऑर्डर होता है, सीरियल ऑर्डर, किस किस को देना है। जैसे पहला नंबर वाइफ को मिलेगा, फिर उसके बाद बड़े लड़के को मिलता है, अलग सीरियल ऑर्डर मिलता है। वो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो अभी इसमें ये कहा गया है रिटायरमेंट में जो 300 दिन की लीव आपको मिलती है उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा, यानी 60 आप पूरे लाइफ टाइम में ले सकते हैं, प्लस 300 दिन और मिलेगा आपको, उसमें माइनस नहीं करना है। ये 5 नंबर का पॉइंट का मतलब है। अगला फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पास जो इनिशियल जो लेटर था उसमें पासेस वाइल अवेलिंग पासेस था। इसमें फिर रेलवे बोर्ड ने कहा गया नहीं, पास का मतलब पीटीओ भी है। एट द टाइम ऑफ प्रीवियस टिकट, one of the railway has raised an issue as to whether engagement of LAP up to 10 days can be sanctioned to a rail employee at the time of holding previous ticket order rather than a previous pass. In this regard, it is clarified that term passes for the purpose of leave engagement with would include previous पास एज वेल एज पीटीओ, यानी कि पासेस को अवेल करने के लिए जो बेस रूल था उसमें पासेस का मतलब पासेस और पीटीओ दोनों में से कुछ भी ले सकता है कर्मचारी। तो ये क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला था 2008 में। उसके बाद जो फर्दर क्लेरिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करते हैं कि 2008 में 196 बाई 2008 में मैं बता दूं कि कुछ लोगों को एग्जामिशन दिया है, रनिंग स्टाफ एज वेल एज जो है स्टेशन मास्टर ड्राइवर। इसमें पढ़ सुना था, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दैट द रेलवे सर्वेंट हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द रनिंग ऑफ ट्रेन्स व्हिच ऑल द रनिंग स्टाफ इंक्लूडिंग ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, मोटरमैन, शंटर, गार्ड्स एक्सेट्रा एंड स्टेशन मास्टर, इनको एग्जाम किया था। जो 10 दिन की छुट्टी और पास पीटीओ लेने का जो कंडीशन है उसको अलाउ एग्जामेशन दिया था कि बिना वो पास पीटीओ लिए छुट्टी लिए जो है वो उनको देने की बात की, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया था। तो अभी से मैं एक जानकारी दे रहा था कि इनिशियल 2008 में अलाउ किया था एग्जेप्शन, फिर बाद में क्या फर्दर हुआ हम बात करते हैं। एनकेजमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे व्हाइल अवेलिंग पास पीटीओ, इसमें कहा गया द मैटर हैज बीन कंसीडर्ड बाय द बोर्ड इन पार्शियल मॉडिफिकेशन, इट हैज बीन डिसाइडेड टू परमिट रेलवे सर्वेंट एनकेजमेंट ऑफ एलएपी अप टू 10 days विदाउट एनी लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज। जैसे मैंने बताया था इनिशियल जो पहला लेटर था 161 बाय 2008, वहां ये कहा गया था कि इक्वल नंबर ऑफ डेज आपको लेना पड़ेगा। 10 दिन की लीव एनकेजमेंट लेना है तो 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अगर आप 5 दिन लेते हैं तो 5 दिन का मिलेगा। इसको रेलवे बोर्ड ने हटा दिया था 2009 में, और कहा था कि आपको जो है इक्वल नंबर लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी, हालांकि लिखा तो नहीं, इसका मतलब ये निकलता है कि आप है एटलीस्ट छुट्टी लेते हो तो मिनिमम आपका एक ही दिन होगा, तो एक दिन की छुट्टी लेकर आप साथ में अगर पास पीरियड अवेल करते हैं तो आपको 10 दिन का लीव एनकेजमेंट मिलेगा। ये आपका 2009 में आया था। अगला लेटर की हम बात करें तो इसमें कहा गया था जैसे जो विड्रॉ किया, जो अलाउ किया था रनिंग स्टाफ को
एग्जामिशन की आपको पास पीटीओ छुट्टी लिए बिना भी लीव इंक्रीजमेंट मिलेगा, उसको उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया 2009 में है। आरबी नंबर है 157/2009। इसमें कहा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ द एग्जामिशन ग्रांटेड बाय लेटर 12/12/2008 with immediate effect. Accordingly, as for the category of running staff and station masters shall also have to fulfill the all conditions prescribed for railway employees in general for the purpose of availing engagement of LAP up to 10 days while availing pass PTO। जो एग्जामिशन 2008 में 12 दिसंबर को दिया था कि अभी पास पीटीओ और लीव लेने की जरूरत नहीं है, उसको विड्रॉ कर लिया रेलवे बोर्ड ने 2009 में। ये बता दो, उसके बाद एक और क्लियरिफिकेशन आएगा जो फाइनल अभी आएगा, जो करंट में चल रहा है, हम बात करते हैं। ये जो लेटर रेलवे बोर्ड ने 2011 में निकाला 15/2011 15/2011, जो हमारा स्टार्टिंग में 161/2008 था, जिसमें कहा था कि एक बार लीव एनकेशमेंट लेने के बाद आपको नेक्स्ट लीव एनकेशमेंट जो है वो 2 साल बाद मिलेगा। उसमें भी मॉडिफाइड किया सरकार ने और कहा, इस ब्लॉक बना दिए कि ये जो लीव एनकेशमेंट की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 19/2008, वहां से 2-2 साल के ब्लॉक बना लिए हैं। तो पहला ब्लॉक स्टार्ट हुआ था 19/2008 से और एंड हुआ था 31/8/2010। इस पर 2-2 साल के ब्लॉक बनाया और कहा गया कि हर ब्लॉक में आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब एक लेने के बाद आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमारा एक ब्लॉक जो है 31 अगस्त 2024 को खत्म हुआ है, तो आप अगर आपको अगस्त से पहले एक लेते हैं और वापस सितंबर में दूसरा लेते हैं तो आपको 2 मिल सकते हैं विद इन 1 और 2 मंथ। इसके बारे में मैं कह दूं कि अभी थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। कई लोग अगस्त में लेते हैं लीव एनकेशमेंट और अप्लाई अगस्त में करते हैं और कई बार पास होते होते सैंक्शन होते हुए मई में बनते हैं सितंबर आ जाता है। तो जब सितंबर के आसपास में लगता है तो वो फिर नया लेने में पेमेंट में इश्यू आ रहा है। तो अभी टेक्निकल इश्यू है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही सजेशन दूंगा कि आपको जब भी लीव एनकेशमेंट लेना है आखिर के 2-3 महीने छोड़ दें, यानी जुलाई अगस्त या मई जून जुलाई अगस्त, जो लास्ट में एंडिंग में आ रहा है, क्योंकि उसमें फिर टेक्निकल इश्यू है, जिससे आपको किसी वजह सैंक्शन नहीं हो पाया या किसी वजह से डीलिंग क्लियर आपको लगा नहीं पाया और आपका नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाता है, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉक का आईपास एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो मुझे अभी तक मालूम हुआ है। और इन फ्यूचर अगर उसका टेक्निकल इशू क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप अगस्त में लेते हैं, सैंक्शन होते होते आपका सितंबर हो जाता है, तो आप थोड़ा सा 2-3 महीने पहले प्लान कर लें। 2 साल का पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो नया ब्लॉक चालू हुआ है सितंबर 2024 से, ये चलेगा 31 अगस्त 2026 तक चलेगा। तो अभी क्लेम कर लें या विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर क्लेम कर लें। लास्ट के 2-3 महीने में फिर इश्यू आएगा कि कौन सा ब्लॉक में आएगा। अभी तक इसमें कुछ इश्यूज जो क्लियरफाई मेरे हिसाब से नहीं हुआ अभी तक, कि एक तो ये है कि आप अगस्त का क्लेम कर रहे हैं, तो अगस्त का सैंक्शन आपका सितंबर में हो रहा है, तो उसको अगस्त का माना है कि सितंबर का माना है। अभी पिक्चर इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, शायद इन फ्यूचर रेलवे बोर्ड क्लियरफाई कर ले। और शायद मुझे ये भी डाउट आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप दिसंबर में क्लेम कर रहे हैं और जनवरी इंक्रीमेंट महीना है, तो शायद वो जनवरी का पकड़ता है पे, जो 10 दिन का है, वो मेरे ख्याल से दिसंबर का ही पकड़ना चाहिए। तो कुछ इश्यूज अभी तक मेरे हिसाब से है, तो उसको सॉर्ट आउट शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि आप बिल्कुल अगस्त में क्लेम ना करें, थोड़ा सा 1-2 महीने क्लेम करें, ताकि टेक्निकल इश्यूज में फिर आपका अगला ब्लॉक रुकने जाए। इसमें अगला है क्लेरिफिकेशन आया है 22/6/2011 95/11। इसमें ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि व्हाइल अवेलिंग लीव, किसी ने पूछा है कि क्या references have been received in this office from some quarters seeking clarification as to whether railway employees can avail encashment of leave in terms of Rule 540A while proceeding of leave other than LAP और casual leave। यानी कि अदर देन LAP और casual leave में आपको लीव एनकेश मिलेगा। तो कई लोग RH, NH जो नेशनल हॉलीडे होते हैं या रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे उनमें क्लेम किया था। तो रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफाई किया है कि इट इज क्लेरिफाइड दैट इन ऑर्डर टू क्लेम एनकेशमेंट ऑफ LAP while availing previous past PTO in terms of provision contained in Rule 540A, railway employees are required to avail leave including casual leave. Holiday including restricted holiday do not come within the ambit of the definition of leave for the aforesaid purpose। यानी आपको लीव एनकेशमेंट लेना है तो आपको छुट्टी लेनी है, चाहे आप CL ले सकते हैं, लेकिन आपको RH या NH इनमें आपको हॉलीडेज के लीव नहीं माना जाएगा और इनके साथ आपको लीव एनकेशमेंट नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट लीव लेना है, ये कहा गया है। ये क्लेरिफिकेशन दिया है रेलवे बोर्ड ने आरबी नंबर 95/11। इसके बाद अगला क्लेरिफिकेशन है आरबी 61/2012। ये रनिंग का फाइनल क्लेरिफिकेशन है रनिंग स्टाफ को। पहला जो लेटर निकला था 2008 में, जिसमें कहा गया था कि एग्जामिशन दे दिया था, फिर 2009 में कहा कि एग्जामिशन विड्रॉ कर लिया, आपको आम रेल एम्प्लॉय की तरह लीव अप्लाई करनी है, पास पीटो लेना है।
इसमें थोड़ा-सा लिबर्टी दी है रनिंग स्टाफ को और कहा गया है, after taking into account the nature of the duties, it has been decided to permit encashment of leave to the aforesaid railway servant in cases where leave is refused plus pass P2 is available. ये रनिंग स्टाफ की जिस तरह से ड्यूटीज होती है, शॉर्टेज भी होती है, तो कई बार उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो ऐसे में रेलवे बोर्ड ने मामले को विचार किया और थोड़ा उसको समझा, कंसिडर किया मामले में। वो कहा कि ठीक है, आपने अगर छुट्टी अप्लाई किया है और पास पीटीओ भी ले लिया है, तो अगर छुट्टी रिग्रेट हो जाती है तो फिर आपको लीव एनकेशमेंट मिलेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल लीव एनकेशमेंट एचआरएमएस में होता है और एचआरएमएस में रिग्रेट भी होती है। अगर तो कोई भी कर्मचारी जो रनिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर वगैरह हैं, गार्ड हैं, वो अगर लीव एनकेशमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि उनको अगर लीव सैंक्शन के लिए लीव अप्लाई किया और रिग्रेट हो जाती है, तो वो जो रिग्रेट वाला है वो पोर्शन को आपको अपलोड करना है। साथ में आपने जो पास पीटीओ आपने लिया है वो आपको अपलोड करना है और आपको अब लीव एनकेशमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी आज की तारीख में एग्जाम्पशन नहीं है कि उसके बाद कोई नया लेटर नहीं, मेरी जानकारी में नहीं आया है, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो मिलती है तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा आपको, नहीं मिलती तो जो रिग्रेट की छुट्टी उसको आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको लीव एनकेशमेंट मिलेगा। ये क्लेरिफिकेशन निकाला रेलवे बोर्ड ने 67/2012, जिसमें डॉक्टर को जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, क्या उसको भी काउंट करने की बात कही है। तो इसमें मैं बता दूं, जैसे इनिशियली नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय के लिए बेसिक प्लस डीए जुड़ता है, डॉक्टरों का 25%, 20% शायद होता है, वो भी इसमें जुड़ेगा, यानी बेसिक प्लस डीए प्लस एनपीए जो है डॉक्टरों का, वो जुड़ के डिवाइडेड बाय 30 होगा, वो एक दिन का निकलेगा और मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। तो डॉक्टर में एनपीए जोड़ने की बात की, ये आरबी 67/12 के बाद आया। और इसके बाद ये रनिंग स्टाफ का रेलवे बोर्ड ने एक निकाला है, जिसमें कहा गया है कि ये मैं ऑलरेडी मेरा बता चुका हूं आपको कि रनिंग और डॉक्टरों को बेसिक प्लस डी के अलावा डॉक्टरों को एनपीए जुड़ेगा उसमें। और रनिंग के मामले में 30% जो पे एलिमेंट होता है वो लीव एनकेशमेंट को जुड़ेगा। वैसे भी आपको मालूम है, लीव सैलरी जब भी रनिंग की काउंट होती है, इसमें पे एलिमेंट के रूप में 30% जुड़ा जाता है। कैलकुलेशन में सिंपल से बता दूं, अगर किसी रनिंग स्टाफ का अगर 1 लाख बेसिक है सपोज, तो उसका हम बेसिक हम पकड़ते हैं 30% पे एलिमेंट जोड़ के 1,30,000, 1,30,000 प्लस डीए जो आज की तारीख में आपका होगा 50%। तो 1,30,000 का 65% होता है, 50% होता है 65,000, यानी 130 प्लस 65 मतलब 195, 1,95,000 डिवाइडेड बाई 30, वो आपका एक दिन का निकलेगा। उसको आप मल्टीप्लाई करना है 10, यानी इसमें पे एलिमेंट जुड़ने का क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने दिया है कि 10 डेज की एलएपी में आपका पे एलिमेंट भी जुड़ेगा रनिंग स्टाफ के लिए, और डॉक्टरों के मामले में एनपीए भी जुड़ेगा इसमें। ये क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 2016 में दिया है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, किसी ने लीव एनकेशमेंट 2022 में, 23 में, 20 में क्लेम किया हुआ है, और एमएससी भी इसको मान लीजिए किसी ने 21 में क्लेम किया है लीव एनकेशमेंट, या अभी 22 में किया, और आपको एमएससीपी 2020 से दिया, बैक डेट से एमएससीपी मिला है, तो उसका पे 2020 से बढ़ गया है, या फिर आपका जो है डीए बढ़ता है, आपका चेंज होता है, तो उसमें भी एरियस देने की बात है। ये इसमें लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्वियस एम्प्लॉय हु हैव अवेल्ड लीव एनकेजमेंट व्हाइल अवेलिंग पास पीटीओ कैन क्लेम एरियस ऑन द लीव सो एनकेज इफ देयर पे एंड डियरेंस अलाउंस हैज बीन रिवाइज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो जैसे आपका डीए बढ़ता है, डीए तो 2-3 महीने के अंदर ही आ जाता है आपका, 3 महीने का था, लेकिन आपका अगर पुराने डीए से या आपका पे आपका चेंज हुआ है, कई बार पे में किसी कारण से आपको स्टेपिंग अप मिलता है, कई रीजन से आपका पे बढ़ता है, बैक डेट से कोई प्रमोशन आपको मिला है, कई भी रीजन से, तो अगर आपका पुराने डेट से पे बढ़ा है तो आप अपना एरियर क्लेम कर सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड का 2016 का सर्कुलर है। ये क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला 2021 में, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग द टर्म अवेलिंग पास पीटीओ। जैसे कि कहा गया है कि लीव एनकेशमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप पास पीटीओ अवेल करते हैं। अवेल में कई लोग ये चल रहा था कि सिर्फ पास पीटीओ निकाल लेते थे, जर्नी नहीं करते थे। इसमें फिर रेलवे बोर्ड ने अवेलिंग ऑफ पास पीटीओ का क्लेरिफिकेशन दिया है। इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट ट्रैवल ऑफ पास पीटीओ कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अवेलिंग ऑफ पास पीटीओ, यानी कि आपने पास पीटीओ सिर्फ निकाला है तो ये माना नहीं जाएगा कि अवेल पास पीटीओ अवेल क्या है। Only if the booking of ticket and travel is made on the pass PTO, it can be considered as availing of pass PTO for all purposes unless specified stipulated otherwise। यानी आपको पास पीटीओ पे टिकट निकालना है और साथ में उसको जर्नी भी करनी है, ट्रेवल भी करना है, यानी ट्रेवलिंग लास्ट है, यानी सिर्फ टिकट निकाल लिया है तो बुकिंग कर लिया तो भी नहीं माना जाएगा। आपको अवेलिंग ऑफ पास पीटीओ मतलब आपको पास पीटीओ निकाल पे उसको बुकिंग करना है, रिजर्वेशन कराना है और साथ में टिकट जर्नी भी करनी है, तब जाके इसको माना जाएगा अवेलिंग पास पीटीओ।
ये डेफिनेशन रेलवे बोर्ड ने 2021 में किया हुआ है, तो ये आप जरा इंश्योर कर लें कि पास पीटीओ जो है अवेल होना चाहिए। लास्ट में ये लेटर जो है रेलवे बोर्ड ने निकाला है 29/11/2023 को। इसके बारे में मैं कह दूं पहले कि ये जो मैं बताऊंगा इसके बारे में ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसको ऑफिशियली ना माना जाए। इसमें रेलवे बोर्ड ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिए हैं और इसको रेलवे बोर्ड कई जगह इसको प्रैक्टिकल में लगा रहे हैं, तो मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन अलग है। जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये जो रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला है, ये दिया है जनरल मैनेजर एचआरएमएस केस, और इसमें लिखा हुआ है इन कनेक्शन विद द डेवलपमेंट ऑफ लीव मॉड्यूल सब मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस क्लेरिफिकेशन शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज फर्निश्ड बिलो। तो ये जो मामला है लेटर, ये मैं बता दूं आपको, रेलवे बोर्ड क्लेरिफिकेशन एचआरएमएस जो चेयरमैन है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में इन्होंने क्लेरिफिकेशन निकाला है। ये लेटर कहीं भी इन्होंने जनरल मैनेजर, जितने भी इंडियन रेलवे के जनरल मैनेजर को नहीं सर्कुलेट किया हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से ऑथेंटिक, उतना रेलवे पॉलिसी के हिसाब से अपना ऑथेंटिक नहीं है, ये मेरा मानना है। इसको मेरे हिसाब से फॉलो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फर्दर बोर्ड का क्लेरिफिकेशन आता है तो हम मान सकते हैं। इसमें जो मेन मुद्दा है, काफी बातें ठीक है। पहला मैं क्लेरिफिकेशन पढ़ लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। सबसे लेकर आ गया वेदर लीव एनकेजमेंट कैन बी टेकन अगेंस्ट पास ओनली और बोथ पास पीटीओ। जिसमें कहा है लीव एनकेजमेंट इज परमिशन अगेंस्ट बोथ पास पीटीओ, यानी कि पूछा है कि पास जरूरी है पीटीओ जरूरी, तो हम ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाल चुके हैं कि पास या पीटीओ कुछ भी लिया जा सकता है। सेकेंड इश्यू जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है वो है वेदर फुल सेट ऑफ पास पीटीओ इज मैंडेटरी और हाफ सेट ऑफ पास पीटीओ ओनली रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लीव एनकेजमेंट। इसमें लिखा फुल सेट इज नॉन मैंडेटरी, और ये जैसे एचआरएमएस में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन, अगर आपने हाफ सेट पास लिया हुआ है तो आपका दूसरा पास अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं आता है। तो इसमें थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप जब जर्नी करें, एक तो रेलवे बोर्ड बोलता है अवेलिंग पास पीटीओ का मतलब आपको पास लेना भी है और जर्नी भी करनी है, तो जब आदमी जाएगा तो वापस भी आएगा ना, तो उसमें आप कैसे सोचते हैं कि हाफ सेट पास का आना चाहिए। तो मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन है कि रेलवे बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में कहीं भी, जो अभी तक मैंने जो सर्कुलर बताया उसमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि हाफ सेट चलेगा। तो जब तक रेलवे बोर्ड स्पेसिफिकली जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन ना दे, मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन है कि आपको 2 सेट चाहिए। हम लोग तो जनरली डीलिंग क्लर्क से अपलोड करवा देते हैं। आप कंप्यूटर में एचआरएमएस में तो नहीं आता है, लेकिन डीलिंग क्लर्क सेकंड पार्ट अपलोड करके हम चेक करते हैं कि जा रहा है, आ रहा है टिकट। दूसरा रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन इसमें दिया है, मैं आगे बताऊंगा इसमें, कि वेदर टिकट हैज टू बी बुक मैंडेटरीली ऑन पास पीटीओ और इवन विदाउट बुकिंग टिकट पास पीटीओ कैन बी यूज्ड फॉर एनकेजमेंट if only full set of pass are allowed or ticket booking is mandatory, whether ticket has to book for both onward and return। इसमें कहा गया है कि टिकट बुक करना जरूरी है, नहीं है, क्या है इशू। इसमें क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने कहा है कि only pass number needs to be mentioned in the certificate, and in the certificate pass has to be certified that I will avail I have availed the facility of railway previous pass during the above leave period. Performing journey on the pass is not a prerequisite condition for prior sanction of the leave encashment. However, journey must be performed on the pass number specified or claiming leave encashment during the validity of pass or on the block year, whichever is earlier. If travel is not made or journey is cancelled, the amount of leave encashment has to be returned as self-certified by the employee as per rule। इसमें रेलवे बोर्ड, हालांकि ये रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर जो नहीं लिखा, अगर जीएम को लिखा तो फिर हमको इसमें कहना नहीं है, लेकिन चूंकि ये भी मामला उन्होंने सिर्फ एचआरएमएस का जो जीएम सर है उनको बताया है, तो मेरा इसमें मानना है कि आप जब बोल दो कि टिकट में रिजर्वेशन नहीं कराना है, जनरली हम लोग रिजर्वेशन वाला टिकट मांगते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि हमारे रेलवे में जो 13 लाख एम्प्लॉई है, कईयों को रूल नहीं मालूम। तो हमने अगर जनरली हमने बिना रिविजन के लिए ही हमने निकाल दिया उनका लीव एनकेश कर दिया है, तो वो उनको मालूम ही नहीं रहेगा, वो आराम से टिकट पे जाएंगे। फिर बाद में ऑडिट का काफी रिकवरी आता है और विजिलेंस केस भी इसमें बनता है, क्योंकि कई लोग फिर वो एक्सक्यूज देंगे हमारे मैक्सिमम ग्रुप डी एम्प्लॉई, अभी कई पुराने एम्प्लॉई है जिनको इंग्लिश के लेटर नहीं मालूम है, इंटरप्रिटेशन का इशू होता है। तो इसमें मेरा ये मानना ये है कि हम लोग जो जनरली प्रैक्टिस में ये है कि मैंने देखा है कि टिकट, रिजर्व टिकट मांगते हैं हम लोग। जर्नी करना नहीं करना ये थोड़ा सी एम्प्लॉय पे डाल देते हैं, और रूल भी है कि अगर वो किसी वजह से जर्नी नहीं कर पाए तो उसको रिफंड करना है। लेकिन हम जितना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करते हैं कि रिजर्वेशन वाला टिकट मांगते हैं कि उसने रिजर्वेशन कराया कि नहीं कराया, ताकि एटलीस्ट इतना हम इंश्योर करते हैं कि बाद में फिर विजिलेंस वाला आएगा तो वो आपका उसका ऊपर केस बनेगा, आपके बनाएगा आपने अलाउ कैसे कर दिया। तो अभी तक जब, हाँ, अगर जीएम को इन्होंने लेटर लिखा होता है बोर्ड का कि आपको टिकट पे रिजर्वेशन कंपलसरी नहीं है, एम्प्लॉय से अंडरटेकिंग लेना है कि भाई मैं करूंगा, तो फिर ठीक है, फ्री हो। तो जब तक ये लेटर मेरे हिसाब से रेलवे बोर्ड
अगर सभी जीएम को नहीं लिखता है तो ग्रे एरिया है। तो मेरा इसमें सजेशन यही है कि अभी तो टिकट पे रजिस्ट्रेशन करा के ही मांग रहे हैं, एनकेज करा लीव एनकेजमेंट उसी भी दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ लीव विच कैन बी यूटिलाइज फॉर एनकेजमेंट, इसमें ओनली एलएलपी कैन बी एनकेज, एलएलपी को ही एनकेज किया जा सकता है, कहा गया है। और छठा पॉइंट है वेदर लीव एनकेजमेंट मेमोरेंडम इज मैंडेटरी, यस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड एंड कैलकुलेशन अमाउंट लीव एनकेजमेंट मेमोरेंडम इज मैंडेटरी। तो इसमें कहा है कि मेमोरेंडम, जैसे अभी एचआरएम से आप देखते हैं मेमोरेंडम निकल जाता है। अभी भी इसमें जो कुछ चीज मेरे भी तो डाउट में है वो है कि आपने अगर अगस्त में क्लेम किया है तो अगस्त का ही लीव मिलेगा कि सितंबर का मिलेगा, उसमें ये इशू आता है। प्लस एक इशू मेरे पास ये है कि अभी किसी ने अगस्त में क्लेम किया है और सैंक्शन अगर सितंबर में हो रहा है तो उसको अगस्त का माना जाएगा कि सितंबर का माना जाएगा, ये थोड़ा सा अभी तक ग्रे एरिया है। अभी जब इसमें पिक्चर इन फ्यूचर क्लियर होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश की कि लीव एनकेजमेंट के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाले थे, एआईएनटीसी को छोड़ के लगभग लगभग सभी लेटर को मैंने इस वीडियो में डाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।